Thank you very much, sir, for joining my YouTube channel. It's my pleasure to have you on my YouTube channel, Hot Talk. आपका बहुत बहुत स्वागत है. So, sir, let's start with our first question. That you are an expert in supply chain management, especially in military logistics. So, sir, हम ये जानते हैं कि मिलिट्री में टैंक्स होते हैं, तोप होती हैं और बहुत सारे हमारे बॉर्डर्स पे लॉजिस्टिक सप्लाई होता है. बट हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली लॉजिस्टिक कैसे सप्लाई होता है, आर्म्स एम्यूनेशन कैसे रोटेट होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. रिसेंटली अभी हमने देखा कि लद्दाख में इंडिया एंड चाइनीज वर एंगेज. तो इंडिया ने बहुत जल्दी बिल्कुल पैरेलल ही अपनी आर्मी, अपने सारे इक्विपमेंट्स, अपने आर्म्स एम्यूनेशन बॉर्डर पे ले आए थे. तो सर कैसे होता है लॉजिस्टिक्स का मूवमेंट, कितना जरूरी है? Thank you, Pushkar. First of all, I want to thank you and your channel कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे एक डिस्कशन के लिए. और ये बहुत ही अहम एक्चुअली हिस्सा है इंडियन आर्मी का कि लॉजिस्टिक्स को कैसे मूव करते हैं हम. ज़्यादातर पब्लिक की नॉलेज में ये रहता है कि लड़ाइयाँ कैसे लड़ी और उसमें हिस्ट्री होती है, लोग अपनी हिस्ट्री बुक्स पढ़ते हैं लड़ाई के बारे में, पर बहुत कम लोगों को ये एहसास होता है कि लॉजिस्टिक्स भी एक बहुत अहम हिस्सा होता है लड़ाई का. एंड बोलते कहावत है दैट आर्मी फाइट्स ऑन इट्स स्टमक. जब तक आप ट्रूप्स को हथियार नहीं देंगे, उनको एम्यूनिशन नहीं देंगे, उनको सप्लाईज, राशन और उनका जो भी लड़ने की सामग्री है, जब तक पहुंचेगी नहीं उनके पास टाइम पे, तो रिजल्ट और सक्सेस और फेलियर में फर्क मिलेगा. और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉजिस्टिक्स के बारे में जानना. हमारी जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो 24/7 इक्विप्ड रहती हैं, सेल्फ कंटेन्ड रहती हैं इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ एम्यूनिशन, इन टर्म्स ऑफ राशन, फ्यूल, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स. लड़ाई में एम्यूनिशन, FOL, फ्यूल, ऑयल, लुब्रिकेंट्स का शॉर्ट फॉर्म हम फौज में इस्तेमाल करते हैं. सप्लाईज जो आपके राशन होते हैं और वाटर पूरे लॉजिस्टिक्स का 60% हिस्सा हो. और ये चारों चीजें 7 से 10 दिन तक कोई भी अपनी यूनिट डिपेंड नहीं रहती पीछे के सप्लाईज के आने से, सेल्फ कंटेन रहती हैं ये. फिर उसके बाद जब ये लड़ाई की दौरान या उसकी जो लिमिट है उसकी बढ़ जाती 10 दिन से ज्यादा, 15 दिन से ज्यादा, तो फिर हमको रिक्वायरमेंट होती है उनको सस्टेन करनी. और उसके लिए लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और यूनिट्स होती हैं जो हमारी फाइटिंग यूनिट्स के साथ ही चलती हैं. थोड़ा उनके पीछे रहती हैं, 4-5 किलोमीटर पीछे, पर वो उनके साथ चलती हैं और बिल्कुल कदम मिला के चलती हैं और सप्लाईज को आगे पुश करती रहती. ट्रक्स के थ्रू, इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स के थ्रू एयर रिप्लेनिशमेंट होती है, ग्राउंड से रिप्लेनिशमेंट होती है. लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में इंडियन आर्मी की जितनी भी लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन थी
3 महीने में 1,50,000 टन मटेरियल और इक्विपमेंट सप्लाई किया गया। और आप जान सकते हैं कि वहां पे कैसा टेरेन है, तो पासिस के थ्रू आपका जाना पड़ता है और आपके जो एक्सेस ऑफ एवेन्यू हैं वो आपके लिमिटेड है। जैसे कि आपका मंडी ले एक्सेस, श्रीनगर ले एक्सेस, आपका नीमू का एक्सेस, और आपके जो पासिस हैं जिनके थ्रू हमारी जो सप्लाई चेन जो आगे जाएगी, जोजिला पास, चांगला पास, कांगला पास, खरदुंगला पास, तो इस टाइप के और भी पासेस हैं। और साल में 6 महीने ये पासेस बंद रहते हैं। हमारे पास जो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है जिसको हम एडवांस विंटर स्टॉकिंग बोलते हैं, वो हमारे पास मई के महीने से शुरू होता है और सितंबर के महीने में खत्म हो जाता है। तो जो भी हमको बाय रोड सामान भेजना है, हम लद्दाख में, लेह में और हमारी जो फॉरवर्ड यूनिट्स में, हमारे पास 5 से 6 महीने का टाइम, और इसकी प्लानिंग 1 साल पहले से शुरू हो जाती है। हमारे पास डिटेल होती है, लिस्ट्स होती है हमारे पास कि हमको अगले साल हमको कौन सा सामान पहुंचाना है, और हमारे पास 1 साल का टाइम होता है ये सारे सामान की अवेलेबिलिटी करने के लिए। बिकॉज कई आइटम्स हमारे पास हमारे डेपोज में अवेलेबल नहीं होते हैं, हमको प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है। प्रोक्योरमेंट का एक लीड टाइम होता है और उसी हिसाब से हमको ये जो आइटम्स इसको पुश फॉरवर्ड करने पड़ते हैं। हम सिविल ट्रांसपोर्ट हायर करते हैं और सिविल ट्रांसपोर्ट में पूना के जो आपके डिपोज हैं, आगरा के जो डिपोज हैं, आपके दिल्ली के जो डिपोज हैं, और जो है पूरे आपके देश में जो डिपोज हैं, वहां से सामान लद्दाख तक जाता है। तो ये तो बहुत ही चैलेंजिंग है, ये एक टास्क है। और इसीलिए आज जो हमारा वहां पे फौज है और जो हमारी जवान है, उनको कोई हथियार की कमी नहीं है, कोई एमुनिशन की कमी नहीं है। वहां पे आर्कटिक टेंट्स जो सर्दी को इसको बचाते हैं, एक आर्कटिक टेंट्स, हीटिंग अप्लायंसेस, कैरो हीटर्स, इस टाइप की चीजें पहुंच चुकी हैं वहां, और पूरी वहां पे सुविधा है हमारे जवान को देश की रक्षा करने। बिल्कुल सर, बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वेरी वेल सेड सर। और आई एम रियली एग्री एंड वी आर ऑन द सेम पेज कि लॉजिस्टिक बहुत वाइटल है आर्मी के लिए, और आम जनता भी इतना कुछ जानती नहीं है लॉजिस्टिक के बारे में कि कैसा मूवमेंट होता है आर्म एम्यूनेशन का। उनको जो दिखाई देता है वो बॉर्डर पे फाइट दिखाई देती है, बट उसके पीछे जो आप लोगों की मेहनत है वो भी एक कमेंडेबल जॉब है। तो सैल्यूट टू आवर ऑल इंडियन आर्मी सोल्जर्स और एक्स सोल्जर्स जो इस चीज को लास्ट तक पहुंचाने के लिए एक मुश्त रहते हैं, 24/7 काम करते हैं। सो ग्रेट सर। सो सर, आई एम जस्ट टेकिंग इट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इंडिया इज पुशिंग वेरी हार्ड फॉर आत्मनिर्भर भारत। और मैंने आपके कुछ आर्टिकल भी देखे हैं, आप पढ़े हैं, यू आर ऑल्सो वेरी वेल सपोर्ट टू दिस इनिशिएटिव टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 2025 तक दे हैव सेट द टारगेट फॉर 35,000 करोड़ रुपीस। तो सर आपको लगता है इज इट अचीवेबल? आप देखिए, जब भी प्लानिंग होती है वो एक हमेशा एक प्लानिंग इस तरीके से होती है कि हम उस चीज को मान के चले कि वो अचीवेबल है। बीच में हमको क्या क्या करना है इसको अचीव करने के लिए,
वो उस पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। एक स्ट्रेटजी जब कोई भी देश अगर बनाता है कि हमारी जो गोल है, इस स्ट्रेटजी का जो हमारा गोल है वो है एक्सपोर्ट, हमको 35,000 करोड़ में हमको लेके जाना है। 2020 में हमने अनाउंस किया, हमारे पास 5 साल, तो हमारे पास वो जरिया है। देश की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, क्या उसमें मैन्युफैक्चरिंग की काबिलियत है कि ये टारगेट को अचीव कर सके। और इसके लिए आपको ये जानना एक्चुअली जरूरी पड़ेगा कि हमारी प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पे है, उसका स्टेटस क्या है। सबसे पहले जो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट जरूरी होता है। लास्ट ईयर हमारा 10.9% था, इस साल हमारा बड़ा है और हमारा 11.8%। जो हमारा कोर सेक्टर है जिसमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो हमारा कोर सेक्टर 6.5% कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कम हुआ है। और तीसरा, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको बोला था कि 2025 में हमारी 5 बिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी होगी US डॉलर्स। तो आज 2019 का अगर आप डाटा देखें तो हमारी 2.87 ट्रिलियन इकोनॉमी है। तो ऑलमोस्ट हमको इसको डबल लेके जाना है 5 साल। हमारा जो परफॉर्मेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, ये एक आपका इंडिकेटर है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग किस हद तक है। 50.8% है आज की डेट। तो इसका ये मतलब है कि हमारी जितनी भी कैपेसिटी है वो खाली 50.8% एफिशिएंसी पे चलती, और इतना हम इसको प्रोड्यूस कर पाते हैं। और टोटल हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो जीडीपी को 24% कंट्रीब्यूट करता है। चाइना को देखें तो इट्स ऑलमोस्ट डबल। हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो जीडीपी को ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और हमारा मैन्युफैक्चरिंग है वो कम कंट्रीब्यूट करता है। तो इट शुड बी द अदर वे राउंड। बिल्कुल। हमारे जितने भी लैंड लेबर लॉज हैं, अभी ये लॉज में जब तक हम चेंज नहीं लाएंगे, हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो पाए। आज वर्ल्ड में हम लोग 64th पोजीशन है हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे, कोई भी टारगेट अगर हम अपने लिए रखेंगे तो उसको अचीव करना मुश्किल रहेगा। दूसरा, अगर हमको 35,000 करोड़ टारगेट अचीव करना है तो हमारा CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, हमारा 40% होना चाहिए। आज की डेट में ये 30 या 32% है। तो इसको हमको आगे लेके जाना है। और अगर आप 2020 और 21 का टारगेट देखें, हमने अपने लिए 15,000 करोड़ रखा था टारगेट इस साल के लिए, और हमने 5700 करोड़ हमने अचीव किया था। ऑलमोस्ट 1/3 हमने अचीव किया। तो ये कि आपको जो है ना इंडिकेटर देता है, ये आपको इंडिकेटर देता है कि 35,000 पे पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी हमारे पास टाइम है, 4 साल है, और हमको अपना प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को आगे लेके जाना है। बिल्कुल सर। डिफेंस PSUs आज की डेट में हमारे पास 8 PSUs है डिफेंस की, 8 या 9 PSUs है, और आज की डेट में वो खाली 7.6% कंट्रीब्यूट
करती है डिफेंस एक्सपोर्ट्स को। और तो अगर आपकी डिफेंस की आपका पब्लिक जो सेक्टर खाली 7.6% ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो कैसे आप ये टारगेट की तरफ जाएंगे, मुझे बताइए। एग्जैक्टली सर। और गिनी चुनी कंट्रीज है हमारी जो जिसके साथ हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, एमिरेट्स हो गया, और अफ्रीकन कंट्रीज हो गई कुछ, और इसको मिडिल ईस्ट में कुछ कंट्रीज हैं। तो हमको अपना एक्सपोर्ट का बेस हमको बड़ा बनाना पड़ेगा, और इसलिए गवर्नमेंट ने एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इस्टेब्लिश किया है 2020 में, और ये काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर काम करता है। और मुझे उम्मीद है कि इस काउंसिल के आने से इसकी जो हम इसका जो इसको मॉनिटरिंग कर पाएंगे, हम उसको बेहतर कर पाएंगे, और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। हमारे पास इतनी अच्छी प्राइवेट फर्म्स हैं, भारत फोर्ज, जेसीबी, एल&टी, टाटा मोटर्स, ये फर्म्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ने उनको 8,000 करोड़ का ऑथराइजेशन ऑलरेडी दे दिया है डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए। और ये एक्चुअली लगी है हमारा इक्विपमेंट हमारा बनाने के लिए। कुछ डीआरडीओ की ऑर्गेनाइजेशन भी है, वो लगी हुई हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर्स हम नेपाल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अफगानिस्तान को, मॉरिशस को, सेशल्स को, नामीबिया को, एमुनिशन हम यूएई को दे रहे हैं। तो इस तरीके की हमारी जो प्लानिंग हमारी अंडरवे है, और मैं उम्मीद रखता हूं, बिकॉज हमेशा आपको उम्मीद रखनी चाहिए, आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ आपको सोचना चाहिए, और मैं उम्मीद रखता हूं कि अगर 35,000 करोड़ नहीं, एटलीस्ट 30,000 करोड़ तक हम अपना टारगेट अचीव कर। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। सो सर, अभी आपने अपने डिस्कशन में जिक्र किया चाइना का, तो आप इसी से लगता हुआ, इसी से मिलता हुआ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो काफी कम होता जा रहा है, और अभी इंडिया का बजट है विच इज अराउंड $72 बिलियन, whereas China is spending around $252 बिलियन for their defense budget. तो सर, आपको क्या लगता है कि will India be able to achieve his target with such a low budget? इतने कम बजट में कैसे सर अचीव कर पाएंगे? बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारी पाइपलाइंस हैं, तो आपके क्या ओपिनियन है सर? देखिए, कंट्री अपनी प्रायोरिटीज सेट करता है। बिल्कुल। हमको अपने डिफेंस के ऊपर भी खर्चा करना है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा करना है, हमको हमारे जो पावर और एनर्जी सिस्टम्स के ऊपर खर्चा करना है, रोड्स बननी है, हॉस्पिटल्स बनने हैं, इसको हेल्थ केयर के ऊपर खर्चा करना है, हमको अपने एग्रीकल्चर के ऊपर खर्चा करना है। सो ये सब एक मैट्रिक्स है जो अपने गवर्नमेंट को, जितना गवर्नमेंट के पास पैसा होगा, रेवेन्यू जितना गवर्नमेंट के पास होगा, उतना ही गवर्नमेंट इसके ऊपर खर्च कर पाए। तो इसीलिए हमारा जो डिफेंस है, अगर आप 10 साल से देखें तो इट इज ओनली 1.5% to 1.65% ऑफ द जीडीपी। हमारा इतना ही होता है, बिकॉज हमको जो बाकी चीजों के ऊपर भी खर्चा करना है, और हमारी जो इकोनॉमी वो इतनी जो एडवांस नहीं है चाइना की जैसे। हमारा जो पूरा एक्सपोर्ट है वो खाली पूरे वर्ल्ड का 0.2% हिस्सा है। इट्स ओनली 0.2% ऑफ द वर्ल्ड्स एक्सपोर्ट्स। तो इसीलिए अगर आपका जो इनकम का आपका जरिया है वो आपका कम रहेगा, तो उतनी कमजोर आपकी इकोनॉमी रहेगी। तो इसलिए चाइना के साथ कंपैरिजन तो नहीं कर सकते। दूसरा, जो हमारा पास जितना हमारे को अभी इसको बजट मिला है, उसकी
जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर 80% एलोकेट हुआ है। और अगर हम इसको मान के चले कि हम इस अपनी फौज की मॉडर्नाइजेशन करेंगे, तो इसमें प्रॉब्लम्स को ये है कि 90% जो ये कैपिटल हमको, बजट हमको, पैसा हमको मिला है, ये कमिटेड लायबिलिटीज के ऊपर जा रहा है। खाली हमारे पास 10% अवेलेबल है मॉडर्नाइजेशन, और इस 10% में इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है कि उनको 42 स्क्वाड्रन चाहिए। आज की डेट में हमारे पास 30 स्क्वाड्रन है खाली। इसको नेवी की रिक्वायरमेंट है कि उनको 198 वॉरशिप्स चाहिए, और आज की डेट में हमारे पास 140 वॉरशिप्स हैं। और इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट है कि उनको एक लाइट टैंक चाहिए, एक उनको इन्फेंट्री की कॉम्बैट व्हीकल चाहिए, अपने हथियारों की अपग्रेडेशन चाहिए, असॉल्ट राइफल्स चाहिए। और जो अभी जो सिस्टम आ रहा है इस रशिया से, वो हाँ S-400 जो एयर डिफेंस हमारा सिस्टम आ रहा है, उसके लिए भी पैसा आपको चाहिए। तो ये सारी कंफ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, और इसीलिए हमको ये मान के चलना है कि हमारे पास जितना अवेलेबल है हम उसको सही तरीके से उसको यूटिलाइज करें, अपनी प्रायोरिटीज, और हम बस वही इक्विपमेंट लें जिससे हमारी फौज को ताकत मिले और दुश्मन का मुकाबला कर सके। और इसी हिसाब से हमको अपनी बजट की, एक्सपेंडिचर की हमको प्लानिंग करनी। बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्री विद यू। और नेक्स्ट सर मेरा क्वेश्चन है OFB को लेकर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली दे हैव अनाउंस्ड द एंटायर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉर द OFB। तो सर डू यू थिंक इज इट ए पॉजिटिव डिसीजन फॉर द डिफेंस सेक्टर और फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन डिफेंस सेक्टर? क्या आपकी ओपिनियन है सर? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक केलकर कमेटी थी 2005 में। केलकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी ऑन रिफॉर्म्स इन द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, और उसमें केलकर कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इसकी कॉर्पोरेटाइजेशन होनी चाहिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की। 2005 और आज हो गया 2021, 16 साल के बाद ये चीज हुई है। और ये एक पॉजिटिव स्टेप है, अच्छा स्टेप है, बट इसमें प्रॉब्लम्स बहुत हैं। इसमें है कि जहां जहां पे ये फैक्ट्रीज लोकेटेड है, आप इनके क्लस्टर कैसे बनाएं। जैसे कि आपने अपने 7 जो आपने जो है ना 7 एरियाज अनाउंस ऑलरेडी कर दिए हैं, जिसमें आपने ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को डिवाइड करना है। ये जो 7 एरियाज हैं, ये एक आपका एमुनिशन एंड एक्सप्लोसिव ग्रुप बनाया है आपने, व्हीकल ग्रुप बनाया है, वेपन्स एंड इक्विपमेंट ग्रुप बनाया है, ट्रूप्स कंफर्ट ग्रुप बनाया है, एंसिलरी का आपने ग्रुप बनाया है, आपने ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का बनाया है, और आपने पैराशूट बनाया। अगर आप इनकी लोकेशन देखेंगे फैक्ट्रीज की, खाली 5 फैक्ट्री हैं जो कानपुर में लोकेटेड हैं। बाकी सारी जो फैक्ट्रीज हैं, एक चंडीगढ़ में, एक देहरादून में है, एक मुरादनगर में है, एक नालंदा में है। तो ये सारे आइसोलेटेड स्टेशन। अभी क्या स्ट्रक्चर बनेगा कि आप इन क्लस्टर्स को एक साथ में जोड़ पाएंगे, बिकॉज इसमें आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा बनेगा और वो आपको इम्पैक्ट करेगा। तो दूसरा, ये जो इसका जो स्ट्रक्चर बना है, ये PSUs की तरह बना है। ये जो 7 नई PSUs आप समझ लो बन रही है। अभी आपको मैंने बताया कि जो 8 PSUs हमारे पास हैं, वो पूरा एक्सपोर्ट हमको 7.6% ही दे रही है। तो इसका मतलब कि आपको PSUs में भी रिफॉर्म्स करने चाहिए थे, जो आपने नहीं किए हैं। और
इन एडिशन आपने जो 7 और पीएसयूज बना दी, और अगर ये जो 7 आपने अभी बनाई हैं ये एग्जिस्टिंग पीएसयूज की तरह ही काम करेंगी तो कोई फ्यूचर नहीं। तो इसमें आपको एक मॉडल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसमें आपको प्राइवेट सेक्टर के साथ आपको जॉइंट वेंचर्स में जाना, बिकॉज जब तक आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स नहीं करेंगे, ये 7 जो आपने पीएसयू बनाई हैं, ये इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स आपको टाटा के साथ करनी पड़ेगी, आपको एलएनटी के साथ करनी पड़ेगी, आपको भारत फोर्ज के साथ करनी पड़ेगी, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। सबके साथ आपको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जॉइंट वेंचर मॉडल आपको लाना पड़ेगा। और जब तक आप इनको ऐसा नहीं बनाएंगे, आप इनको सेल्फ सस्टेनिंग नहीं कर पाएंगे, इनको प्रॉफिट की तरफ नहीं ले जा पाएंगे। दूसरा, गवर्नमेंट ने इसको बताया कि 5 साल तक हम इन फैक्ट्रीज को बजट देंगे, पैसा देंगे जो इस्टेब्लिश करने के लिए। ये जो 7 हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, 5 साल के बाद क्या होगा, बिकॉज 5 साल के बाद इनको अपने पैरों पे खड़ा होना है, और अगर ये अपने पैरों पे, अगर इनको सपोर्ट चाहिए तो इनको प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलना पड़ेगा। ये मेरी सोच है और काफी एक्सपर्ट्स की भी सोच है ये। दूसरा, बिकॉज यू नो प्रॉब्लम्स क्या है हम पीएसयूज में, हम अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे, दूसरे देश की टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं पर उसको ट्रांसफर नहीं कर पाते। वो टेक्नोलॉजी उसी देश में रहती है और हम उनके पास डिपेंडेंट रहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, T-90 टैंक। T-90 टैंक हमने रशिया से लिया था, 15-20 साल पुराना टैंक है ये। अब इसकी स्पेयर्स की प्रॉब्लम आ गई, स्पेयर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं, रशिया के पास जाना पड़ रहा है। रशिया ने अपनी असेंबली लाइन बंद कर दी है T-90 टैंक के, बिकॉज उसके बाद और एडवांस वर्जन टैंक आ गया है। कहां जाओगे आप, मुझे बताओ स्पेयर्स? तो कौन देगा आपको स्पेयर्स? आपके पास इतने सारे टैंक्स इंडियन आर्मी में, आपके पास 10-12 आपके पास T-90 रेजिमेंट्स, तो इस रेजिमेंट्स को कैसे आप सस्टेन करेंगे, मुझे बताइए। तो अभी जो स्पेयर्स हम उनसे लेते हैं वो 5 टाइम्स कॉस्ट पे हमको देते हैं, क्योंकि हमने अपने आप इसकी जो इंडिजिनाइजेशन हमने नहीं की। टाटा गाड़ी ले लो आप, टाटा इसको ट्रक चर्चा में काफी रही थी जब जनरल वीके सिंह चीफ थे। टाटा ट्रक 1991 में इंडिया आई थी और आज तक 70% उसके जो पार्ट्स हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं। इंडिजिनाइजेशन खाली हमारा 30% हुआ है उस ट्रक में। और मुझे एक चीज बताओ, ट्रक्स के पार्ट्स बनाने में आपको कौन सी रॉकेट साइंस चाहिए? हाँ जी, ALS आपका जो अशोक लेलैंड बना रहा है, आपकी टाटा आपकी ट्रक्स बनाता है, और आपकी इतनी सारी कंपनीज है जो आपके सिविल में ट्रक बन रही है, तो टाटा के स्पेयर्स हम इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते, मुझे बताइए। बिल्कुल। तो ये सब हमारी जो सोच है, हम अब तक अपनी सोच को इम्प्रूव नहीं करेंगे, हमारी जो भी मेजर्स आप निकाल दीजिए, कॉर्पोरेटाइजेशन निकाल दीजिए, कुछ निकाल दीजिए, हम इसमें अपने आप को सक्सेसफुल नहीं कर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। सो माय लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस डिस्कशन इज सर, कोरोना से हर कोई इफेक्टेड है, हर फैमिली में कोरोना ने अपना रूप दिखाया है, और इस कोरोना काल में इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, उसने खूबसूरती से काम किया है। और यही एक रीजन था कि चाइना में लद्दाख की जो हिमाकत कर पाया, क्योंकि इंडिया की जो आर्मी थी वो कोरोना में काफी ज्यादा बिजी थी, लोगों तक रसद पहुंचाने में, मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचाने में और हेल्प करने में। तो सर, फ्रॉम द लॉजिस्टिक स्टैंड पॉइंट, आप जो कि एक्सपर्ट हो लॉजिस्टिक के, तो आपके क्या व्यूज हैं सर कि इंडियन आर्मी ने कैसे कोरोना सिचुएशन को टैकल किया फॉर द गुड सेक ऑफ नेशन?
देखिए, आप मेरे से सहमत रहेंगे कि इंडियन आर्मी ने नेशन को आज तक फेल नहीं किया। बिल्कुल सर, 100%। कहीं पर भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर भारतीय फौज को मिली है, फौज ने उस चुनौती को स्वीकार किया है और कंप्लीट किया है, अकम्प्लिश किया है सक्सेस के साथ। और इसीलिए इंडियन आर्मी ने देश के साथ हाथ मिलाया कोरोना की जंग के अगेंस्ट। 6 क्वारंटाइन फैसिलिटीज इंडियन आर्मी ने एस्टेब्लिश करी, मुंबई में, जैसलमेर में, जोधपुर में, हिंडन में जो गाजियाबाद में है, यहाँ दिल्ली के पास, मानेसर में और चेन्नई। और आपने सुना होगा डीआरडीओ हॉस्पिटल्स भी हर एक स्टेट में आ रहे हैं, जिसका पूरा मैन पावर, मेडिकल रिसोर्सेज आपकी इंडियन आर्मी से आ रहे हैं। पूरे इंडियन आर्मी के डॉक्टर्स, उनका नाम डीआरडीओ हॉस्पिटल है, बट वो पूरी फैसिलिटी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के जो डॉक्टर्स हैं वो उसको देख रहे हैं। और इसके साथ साथ 50 आर्मी हॉस्पिटल्स में, जिसमें 42 मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं, 5 एयरफोर्स के हॉस्पिटल्स हैं और 3 आपके नेवी के हॉस्पिटल्स हैं। 15% बेड्स इन हॉस्पिटल में सिविलियंस के लिए रखे। हमारी फौज की भी जरूरत है, उसके बावजूद 15% बेड्स सिविलियन पॉपुलेशन के लिए रखे गए हैं। और कलकत्ता में हो, विशाखापट्टनम, कोची, डिंडुगल, बेंगलोर, कानपुर, ये जो बहुत शहर हैं जहां पे ये बेड्स रखे गए। आज की डेट में 8,500 डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ कोविड ड्यूटीज में डिप्लॉयड है इंडियन आर्म फोर्सेस। और जितने भी हमारे शॉर्ट सर्विस के और मेडिकल के डॉक्टर्स, नर्सिंग असिस्टेंट पिछले 2 साल में रिटायर हुए थे, उनको वापस बुला लिया गया मैन पावर को बढ़ाने के लिए। काफी एक्स सर्विसमैन हैं जिनको मैं जानता भी हूं, जिन्होंने वॉलंटियर किया है ऑक्सीजन प्लांट्स को रन करने के। आर्मी स्कूल्स है जहां पे उनको क्वारंटाइन फैसिलिटीज में जो है ना इनकॉर्पोरेट किया है इंडियन आर्मी ने। जितनी भी लैब्स है हमारी इंडियन आर्मी की, आर्म फोर्सेस की, वो सारी लैब्स अवेलेबल की गई हैं नेशनल ग्रिड के लिए, आपके कोविड आपके टेस्ट करने के लिए। इंडियन एयरफोर्स अपना IL-76 एयरक्राफ्ट और C-132 एयरक्राफ्ट ऑक्सीजन हमने ट्रांसफर किया है। आपको याद होगा कि ऑक्सीजन की बड़ी रिक्वायरमेंट आई थी पिछले महीने, तो पूरा इंडियन एयरफोर्स इसमें गेयर अप हुआ था। इंडियन नेवी की ऑपरेशन समुंदर सेतु, 7 नेवल शिप्स लिक्विड ऑक्सीजन का जो कंटेनर्स लेके सिंगापुर से, बैंकॉक से, दुबई से निकली, वहां से हिंदुस्तान के लिए। तो जितना भी ये जो आपका जो एफर्ट है अभी जो आर्म्ड फोर्सेस ने अपने किया है, ये देश के पूरे रिसोर्सेस के साथ मिलके, चाहे वो मेडिसिन हो, डॉक्टर्स हो, पैरा मेडिकल स्टाफ हो, आपका ऑक्सीजन हो, ये सारे जितने भी रिक्वायरमेंट्स हमारे देश को जरूरत थी, वो इंडियन आर्म फोर्सेस ने प्रोवाइड। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इससे तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता, हमारी इंडियन आर्मी ने, इंडियन आर्म फोर्स ने हमेशा हमारे देश का सर गर्व से ऊंचा किया है।
हर किसी विपदा में, हर किसी आपदा में, हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टेंसेस में। सो इसी चर्चा को मैं सर यहीं पे खत्म करते हुए आपका बहुत बहुत फिर से अभिनंदन करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। और फिर से सर एक बार थैंक्स एंड जय हिंद। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, Pushkar, for inviting me to your show. Thanks a lot. थैंक यू। Jai Hind. जय हिंद सर। जय हिंद।